चलो आज हिस्ट्री स्टार्ट करनी थी पढ़ने। आधुनिक भारत क्या हमने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत? मुझे ऐसा लगता है आधुनिक भारत मैंने शुरू भी नहीं कराया था, ये लॉकडाउन आ गया था ना। चलो आज आधुनिक भारत शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस मैंने अपने बिहाफ पे पूरी करा दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको डिटेल में जैसे समझाया था ऐसे पढ़ जाना। पेपर में जब आएगी ना तो रटने वाली नहीं आएगी, समझने वाली आएगी। इसलिए हर शब्द पे कहा था फोकस करना कि भाई क्या कह रहे हैं, एकता अखंडता कहाँ है, कहाँ अधिकार लिखे हैं, कौन से पार्ट। अब ये अपनी जिम्मेदारी है। कल देखो पॉलिटिकल साइंस सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी पेपर में, जिसने समझ रखी थी उसके लिए तो ये कुछ सेकंड्स का काम था, देखा और टिक किया। लेकिन जो पढ़ के नहीं गया था उसको लगा ये क्या टफ चीज थी, समझ में नहीं आई। पढ़े हुए बच्चों के लिए आसान है, बिना पढ़े को तो हर चीज बराबर ही दिखती है। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत। इसको टारगेट करके 15-20 दिन जितने लगेंगे, चाहे 25 लग जाए, हम ढंग से पढ़ेंगे। पेपर में हमें दिक्कत ना आए, जब पेपर आए तो हमें ये ना हो कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा। आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, मंडे है ना आज, तो आप ये मान के चलो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते पकड़ सकता है ये। एंशिएंट इंडिया मैंने पहले करा दिया था, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कराऊंगी। लेकिन एक बार सिलेबस पूरा होने में एंशिएंट एक बार करा दिया, मॉडर्न बिल्कुल नहीं पढ़ाया। और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारा इतिहास जो आज तक प्रभाव डाल रहा है वो ये वाला है, तो इसके चांसेस हैं। इसके बाद मेडिएवल शायद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया था, दोबारा पढ़ा दूंगी जो रह गया होगा। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। कब से गिना जाता है आधुनिक भारत? आपके देश में 18वीं शताब्दी से, और जो आप अंग्रेज जाने तक कह लो 1947। इसकी 3 सीरीज है, बिल्कुल शांति से चुपचाप सुनो। 8 से 18वीं याद कर लो बस एक। इसको आप कहते हो मध्यकाल। इससे पुराना प्राचीन हो गया और इससे नया आधुनिक हो गया। कॉमन सेंस बताती है ये 1000 साल का इतिहास क्या कहलाता है? मध्यकाल। और इस टाइम पर आपके देश में जो धर्म आगे निकला वो इस्लाम था, और इस्लाम ने अपनी जड़ें इतनी मजबूती से फैलाई कि लोग सोच भी नहीं पाए, और चारों तरफ ये फैलता ही चला गया। ये 610 में स्टार्ट हुआ था और 712 में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का। इससे पहले 11 में भी अटैक हुआ, लेकिन वो अनसक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये धर्म सिर्फ आपकी तरफ आया तो ये आपकी गलतफहमी है। यूरोप की अगर मैं बात करूं, यूरोप की एक बहुत बड़ी बेल्ट मध्यकाल में, जिसको हम बाल्कन राज्य कहते हैं ना, बाल्कन, ये पूरे के पूरे, तुमने 9वीं 10वीं अगर पढ़ी हो, बाल्कन स्टेट थी। इस पूरे में ऑटोमन साम्राज्य था, और ऑटोमन सारे का सारा कौन सा था? इस्लाम, इस्लामिक कंट्रीज। यानी जितनी जड़ें इस्लाम धर्म की फैली, इतनी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बाहर नहीं गई जड़ें। इन्होंने यूरोप को भी अपने अंडर ले लिया, और फिर देखते देखते एशिया में भी इनकी पकड़ मजबूत हो गई। इनकी उत्पत्ति हुई थी अरब में, और अरब से फिर ये देखो यूरोप की तरफ, ऊपर की तरफ फैले, और एशिया उस तरफ, और इस तरह पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से पर धीरे धीरे करके देखते ही देखते सारे में अरब और ये तुर्की फैल गए। और इस पूरे मध्यकाल में पूरे वर्ल्ड में इन लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इस छाप को मिटाने का काम किया ये जो विदेशी आए। और विदेशी भी कौन? विदेशियों में ना कुछ ताकतें बहुत ताकतवर थी। पीडीएफ, इस पी का मतलब आप जानते हैं पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ये इंग्लैंड वाले, ये डेनमार्क, और एस मतलब फ्रेंच। आप सब ये भी जानते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के आपस में 36 का आंकड़ा था, दोनों के हमेशा लड़ाई झगड़े। फ्रांस ने दुनिया को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया। फ्रांस में बहुत बड़ा एक आदमी था नेपोलियन, और नेपोलियन को था कि मैं कैसे दुनिया के इमेज से इंग्लैंड का जो इसने बना रखा है ना, मैं कभी हार ही नहीं सकता, अजेयता का सिद्धांत कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, इसको खत्म कर दूं। और नेपोलियन जब तक जिंदा रहा, 1815 इसके जीवन का अंतिम युद्ध है, मरा है ये 1821 में। लेकिन उस युद्ध के पहले 1804 से स्टार्ट कर दीजिए और 1815, इन 11 सालों में इसने नाक में दम रखा। किस देश की में? इंग्लैंड। ये वही इंग्लैंड है जिसने बहुत चालाकी से सबको बेवकूफ बनाया, जिनमें हम भी इसका शिकार बने। और इसने, आप ये सोचो कि आप बेवकूफ बने तो ऐसा सोच के क्यों दुखी हो, हमसे पहले बहुत बेवकूफ बने, जिनमें से स्कॉटलैंड भी था जो कि खूब पढ़ा लिखा समझदार था, जिनमें वेल्स थे, और जिनमें आयरलैंड, इनको तो आप पढ़े लिखे मानते हैं। इन सबके ऊपर कौन छा गया था? इंग्लैंड। इंग्लैंड बेसिकली इंग्लिश बोलने वालों का एक छोटा सा द्वीप था, कुछ नहीं था देश वेश, ऐसे एक छोटा सा एरिया, यहाँ इंग्लिश बोलते थे सब। तो इनको आया कि आसपास के एरिया को कब्जा करें और पूरा एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम नाम रखेंगे। तो इन्होंने बहुत चालाकी से पहले इनको कहा कि तुम अगर हमारे अंडर आ जाओ, हमारा झंडा अपना लो, तो हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्लियामेंट में बिठा लेंगे और तुम्हारी पूरी बात मानेंगे। ये बेवकूफ बनाने के लिए किसको कहा इन्होंने?
और स्कॉटलैंड बेचारा नादान बोला ठीक है तुम मेरे यहाँ पे कब्जा कर लो और मेरे आदमियों को बैठा लेना। कुछ नहीं बैठा इन्होंने आदमी, 2 आदमी बैठा के बोले भाग यहाँ से, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा ना तुम्हारी चलनी। और इनकी सारी संस्कृति, इनका झंडा, इनका सब खत्म कर डाला और धीरे धीरे इसको अपना हिस्सा बना के बोले हम तो ब्रिटेन हैं। तो अपना नाम इस इंग्लैंड ने अब क्या कर लिया, ब्रिटेन, इसको अपने साथ जोड़ के। फिर वेल्स में भी कोई ताकतवर नहीं था तो बोले हम तो ग्रेट ब्रिटेन हैं। तो ये ग्रेट देखो कैसे दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनका हक खा रहा है। इनमें थोड़ा सा ठीक ठाक कौन सा था, आयरलैंड। आयरलैंड की लोकेशन ऐसी थी, एक उत्तरी आयरलैंड एक दक्षिणी। इनके देश में भी हमारी तरह ना मारकाट सी, आपस में लड़ाई झगड़े, इसका फायदा हमेशा तीसरा आदमी उठाता है। आपके देश में जैसे हिंदू मुसलमान लड़े, फायदा अंग्रेजों को मिला, यहाँ इन्होंने लड़वाए। हम भी तो लड़वाए, हम लड़े थोड़ी थे, इन्होंने लड़वाए। इन्होंने यहाँ भी कितने चालाक थे देखो, एक थे कैथोलिक, कैथोलिक भी वही हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जैसे हीनयान महायान है ना, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर है, जैसे वैष्णव और शैव, एक धर्म के रूप, ये 2 रूप है। किस धर्म के हैं ये, ईसाई। लेकिन दोनों के सोच समझ हर चीज अलग, पूजा पाठ भी अलग, तो इसलिए आपस में लड़ने के चांसेस ज्यादा। अब इस चालाक देश ने, जो लोग कम थे ना, प्रोटेस्टेंट कम थे और कैथोलिक थे ज्यादा, ये बहुत चालाकी से गेम खेलता था। इंडिया में मुस्लिम कम थे और हिंदू ज्यादा, तो ये मुसलमानों का हेड बन गया था ना, उनको सिखाता था। सेम यही चाल इन्होंने यहाँ चली। यहाँ कैथोलिक्स ज्यादा हैं तो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, किसके साथ खड़ा हुआ, प्रोटेस्टेंट। कम जो है उनको लगता है कि हमारा हक खा रहे हैं ये ज्यादा वाले, तुरंत प्रोटेस्टेंट सारे किसके फेवर में हो गए, इंग्लैंड। और उत्तरी आयरलैंड पे कब्जा जमा लिया, और कब्जा जमा के आज तक इसका नाम यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इनकी ना तो बोली चलने दी, ना इनका पहनावा, ना इनकी भाषा। इन सबको बोला तुम्हारा झंडा है यूनियन जैक, जो इसका झंडा था। इन सबको बोला तुम्हारा राष्ट्रगान है ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो इनका खुद का गाना था। तो आज ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब क्या कहलाते हैं, इनकी सभ्यता संस्कृति ऐसे ही नष्ट कर दी जैसे भारत की कर दी। हमारे दिमाग में एक वो है ना भाई, अंग्रेजों का रहन सहन खान पान हमसे अच्छा, और आप कितना ही नकार लें, लेकिन आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही भेजेंगे। आप सब चाहेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो, कारण मन के किसी कोने में हम ये मान के बैठ गए कि अंग्रेज हमसे बेहतर, हमसे बहुत अच्छे। और इसका एग्जाम्पल देख लो इन लोगों को, ये आज भी अलग नहीं हुए, आज भी ये इसके साथ, इस ग्रुप में किसका हिस्सा है, ये यूके का। तो ये पीडी ईडीएफ के बड़े चालाक लोग हैं, इंग्लैंड वाले। खैर ये आपके यहाँ लेट आएंगे, ये इनके आने का क्रम है, PDEDF। इनकी कंपनी जो बनती है ना, हाँ, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनियों के सन अलग अलग हैं। आपके भारत आने से पहले एक इलाका है कुस्तुनतुनिया, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल ही कुस्तुनतुनिया है। ये सारा मुस्लिम इलाका, बाहुल्य इलाका। क्या हुआ था, ये जो अरबी लोग है ना, और जो ये तुर्की लोग हैं, तुर्क जिसको आप कहते हैं, इन लोगों ने पानी के आसपास के हिस्सों पे कब्जा कर लिया और बोले इन पे सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यापार चलेगा। तो इन लोगों के कारण जो लोग यूरोप में बैठे थे वो तो फंस गए, कारण ये यूरोप, ये अफ्रीका, यहाँ एशिया, इनके बीच में यहाँ पानी है, भूमध्य सागर, लाल सागर, ये थोड़ा लैंड एरिया मिला ही तो हुआ है, अरेबियन कंट्रीज ये भी मिला हुआ है, एशिया और यूरोप तो मिले तो हुए हैं। तो आप ये देखो, अरब और तुर्की जो लोग थे ना, इन लोगों ने जैसे जैसे साधन थे, आते थे किसी तरह पानी में बैठ के या इस पे लैंड एरिया पे, इन सब पे कब्जा कर लिया। इस पूरी बेल्ट में अरब छा गए और तुर्की, तो इनका सामान यहाँ से आने न दें। इनका सामान आया तो कहें रुक जाओ, पहले हमारे जहाज जाएंगे। तब तो उनके जहाज खड़े रहे, महीना 2 महीना खराब सामान हो गया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो रोज रोज का सिरदर्द है, दूसरा रूट ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 देश हैं, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। इन दोनों को ना बहुत लगी रहती है कि नए रास्ते, नए व्यापार, नई जगह जाएं। कुछ इस तरह के लोग हैं कि यात्राएं करने वाले, तो ये यात्राएं करते 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 नया रास्ता खोज लेंगे जो सीधे जाता होगा पानी पानी में, जिसपे कोई रोका टाकी नहीं होगी, ना अरब वालों की और ना तुर्क वालों की। तो ये नया रास्ता खोजने के चक्कर में कंपनियां बनेंगी, क्योंकि व्यापार चलेगा। तो आपके यहाँ जब भारत आने, ये तो पता था सबको पहले से कि भारत बहुत अमीर है, भारत की इमेज थी बहुत रिच। तो उन्होंने कहा भारत जाने का रास्ता कैसे खोजें, क्योंकि अरबी तुर्की इस रास्ते पे कब्जा जमा के बैठ गए। तो इन लोगों ने, विदेशियों में, जो मैंने पुर्तगाली और स्पेन कहा, इन लोगों ने अपने आदमी भेजे। तो सबसे पहले आपके रास्ते को ढूंढने कोलंबस चला था कि मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन कोलंबस आपके यहाँ आने की बजाय और अमेरिका चला गया 1492 में, और इसने वहां जाके लोगों को सोचा ये इंडियन है, तो नाम क्या दे दिया, रेड इंडियन, जबकि वो इंडियंस नहीं थे, वो तो कनाडा के तटवर्ती इलाके के कनाडाई लोग थे या कैनेडियंस थे। नाम पड़ गया हमारा, कोई बात नहीं, आज भी वहां रहते हैं। वहां की बजाय फिर एक उसके बहुत लेटर स्टेज में बार्थोलोमोडियाज करके एक आदमी आया, और वो यहाँ आके और एक झंडा लगा के चला गया और बोला यहाँ कुछ नहीं मिलना। इतना बड़ा महासागर, अटलांटिक ओशन कोई मजाक नहीं था क्रॉस करना। वो बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, झंडा गाड़ के उसने पहचान बना दी, यहाँ से आओ तो वापस जाना, आगे कुछ नहीं है। लेकिन उसके आगे हिम्मत बढ़ी एक आदमी की, वास्को डी गामा।
और वास्को डी गामा ने उस झंडे से सोचा यहाँ तक तो देख ही रखा है रास्ता किसी ने, इससे आगे बढ़ के देखता हूँ। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, गुजरात का एक व्यापारी उसको मिल गया पानी में। तो उसने पूछा यहाँ कोई द्वीप है आसपास? तो कहा हाँ, यहाँ तो भारत है, बहुत बड़ा देश। वो तो जानता ही था भारत आसपास है। तो वो उसकी मदद से, गुजराती तो चला गया अपने गुजरात की तरफ, इस तरफ, और वो यहाँ से आ गया कालीकट, केरल के पास। और उसने आके यहाँ देखा तो मसाले ऐसे बिल्कुल कच्चे, रास्तों पे काली मिर्च लगी हुई है और इतने मसाले, इलायची, जो लोग फालतू समझ के पैरों से कुचल देते हैं। इसको लगा ये तो बहुत बहुत कीमती चीज है। तो ये अपना सारा जितना सामान लेके आया था ना, सोना और ये सब, ये उतार के और उस शिप में काली मिर्च और ये सब भर के इलायची विलायची ले गया। इसने जाते ही कहा कि बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया, ना किसी का हक, पूरा समुद्र खाली और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लगातार शिप्स चलेंगी। इसने जब अपने देश में बताया तो इसका देश था चालाक, पुर्तगाल। इन लोगों ने 1498 की यात्रा के 5 साल के अंदर अपनी कंपनी बना दी 1503 में, और कहा जाओ पहुंचो और करो व्यापार, और व्यापार करो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और इसीलिए 1503 में, इससे पहले कोई विदेशी नहीं थी कंपनी, आपके यहाँ मस्तादो द इंडिया या एस्तादो द इंडिया या मुस्तादो द इंडिया करके पहली पुर्तगाली कंपनी बन गई। अब कंपनी बनेगी तो इसमें कोई ना कोई मालिक भी चाहिए जो काम संभालेगा। पुर्तगाल के राजा तो वहां बैठे हैं। तो यहाँ पहला आदमी आया, फ्रांस के नाम जैसा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा नाम फ्रांस से स्टार्ट है, पेपर में डी अल्मीडा भी दे सकते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर बन के आया और ये 1505 में भेजा, जब देखा कि हाँ व्यापार बढ़िया चलेगा, पैसा कमा लेंगे। ये आया और इसने आके देखा कि यहाँ का सिस्टम क्या है। तो यहाँ का सिस्टम है, इस टाइम पे याद करो ऊपर 1526 नहीं आया, मतलब पानीपत की लड़ाई नहीं हुई। तो ऊपर जो सल्तनत बैठी है वो कौन सी सल्तनत है? दिल्ली। और ये दिल्ली सल्तनत का एंड आने वाला है क्योंकि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, और कोई भी चीज जब अंत पे होती है तो वो खत्म होने वाली होती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती। यानी इस टाइम पर आपके देश में दिल्ली सल्तनत के नाम पे लोधी वंश राज कर रहा था, और लोधी वंश के बाद कोई ताकतवर दिख नहीं रहा था। तो वो अपनी दिल्ली, लाहौर और लखनऊ और इसके आसपास, मेरठ के आसपास बैठे, आगरा, उस टाइम पे पानी बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई जो आपका लोकल राजा है वो उतना स्ट्रांग है नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की कमजोरी कारण बनी, इसको लगा कि हम नीचे के हिस्से पे कब्जा कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रांग राजा होता तो फिर डर लगता ना, अब ये डर खत्म। और इसी सीरीज में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 में तुर्की और उसके आसपास के अरब के इलाके का, कस्तुनतुनिया का इलाके का, इनका जहाजी बेड़ा हराया पहले पानी में, क्योंकि इनको गलतफहमी ना हो ना कि ये भी हमारा ही हिस्सा है। उनको हरा के, और 1510 में इन्होंने गोवा, आपके लोकल एक राजा थे वेंकटप्पा, ये नहीं था हमारा कटप्पा नहीं है मूवी वाला, उसका नाम वेंकटप्पा था, बस ऐसे ही दमरेला वेंकटप्पा, इसको हरा के और गोवा छीन लिया और बोले यहाँ से भागो। उस राजा को लगा क्या ये पता नहीं कौन विदेशी है, कैसी भाषा बोलते हैं, इतनी जमीन खाली है, ये यहाँ रह लेंगे, मैं कहीं और बिना लड़े ही गोवा को छोड़ के भाग गया। तो 1510 में गोवा किसके पास आ गया? अभी 10 साल पहले जिनको रास्ता तक नहीं पता था वो यहाँ के राजा बन गए। इनको लगा कि हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़े, तो गोवा में इन्होंने सती प्रथा को बैन करवा दिया। अब जिस औरत का हस्बैंड मर गया उससे ये शादी करने लग गए। अब मान लो 200 लोग आए थे, तो इनमें 200 में से अगर 100 ने शादी की तो अगली पीढ़ी चल गई। उस टाइम पे 5-5, 6-6 अगर बेटे हुए हैं तो सोचो अगले कई सालों बाद, 30 साल बाद तो जवान हो गए ना वो सारे बच्चे। देखते देखते गोवा में इनका आधिपत्य जम गया। वैसे भी हमारा राजा जो था वो तो भाग गया था, लोग कम थे। तो यहाँ फाइनली इन लोगों ने एक प्लान बनाया। जो सबसे पहले आया था ना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके दिमाग में आया कि पहले ऊपर के हिस्से पे कब्जा करने से बढ़िया इस पानी पे हमारा कब्जा हो, हमारा दबाव बने। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक नीति बनाई थी, शांत जल की नीति, कि ब्लू वाटर पॉलिसी, कि भैया ये जल जो है ना, इसमें कोई हमें मारकाट या लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, हमारा राज है इस पानी पर। ब्लू वाटर पॉलिसी, पानी पे सिर्फ हमारा राज है जो नीचे है भारत के, और जो भी आएगा और जाएगा हमसे परमिशन ले लो, बदले में हम पैसा लेंगे। कार्टेज नाम का एक परमिशन लेटर इन्होंने इशू कर दिया, कार्टेज परमिशन लेटर मान लो, इसके बदले पैसा दो। भाई एक शिप जा रही है इतनी बड़ी तो 1000 रुपए पकड़ा दिए, जैसे जो भी इन्होंने रखा होगा। इस तरह से कार्टेज लगी शिप्स पर इस पूरे हिंद महासागर में। इसमें मलक्का की खाड़ी आ गई, फारस की खाड़ी आ गई, हरमुज आ गया, सब पे कब्जा कर लिया। पुराने द्वीपों के नाम थे ये। और ये पूरा पानी का हिस्सा अकेले कौन संभाल रहे हैं? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं। अब जिस पे कार्टेज लगा, इनको पता है इन्होंने हमें टैक्स दिया तो क्यों लूटेंगे उसको, जो बिना कार्टेज के आ गया उसको लूट लेंगे। और फिर कहेंगे हमें क्या पता किसने लूटा, कोई समुद्री लुटेरे होंगे। तो आदमी डरते डरते कि यार ये लाखों रुपए का सामान खराब होगा, इससे बढ़िया मैं इनको टैक्स देके और एक कागज चिपकवा लूं कार्टेज नाम का। तो धीरे धीरे पहले इन्होंने पानी पे कब्जा जमाया, जो पहला आदमी था, जो 1505 से 1509 तक था। फिर दूसरे वाले ने गोवा छीना, और गोवा छीन के फिर इन्होंने सती प्रथा वगैरह बैन करवा के, तीसरा एक आदमी था नूना डी कून्हा,
इसने तो फिर और काम बढ़ाया और इसने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। एक ने छीना था दूसरे वाले ने। 1529 में इनकी राजधानी क्या थी? गोवा। और 1535 में ये दीव तक पहुंच गए और उसके कुछ साल बाद दमन, यानी दमन, दीव, गोवा ये सब हड़प लिया। कहां के लोगों ने? पुर्तगाली। पुर्तगालियों को भी टक्कर देने कोई नहीं आया। 100 साल इन्होंने राज किया अकेले ने। लेकिन इस 100 साल बाद डच आ जाएंगे। डच, और डच जो है ना, ये पहले स्पेन के नौकर थे, गुलाम थे, जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम। तो इनका खूब पैसा स्पेन ने खा रखा था। तो अब इनको था कि हम कैसे आगे बढ़े, तो हम भी दुनिया पे अटैक करके वहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि ये तो छोटा सा देश है भाई। डच कौन है? नीदरलैंड वाले। इतना सा देश है, क्या कमाएगा खाएगा। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, हम भी जाएंगे, लूटेंगे और भारत जैसे, इंडोनेशिया जैसे अमीरों से सामान लेके बेच के अमीर बनेंगे। तो डच जब यहाँ आए तो डच ने देखा यहाँ आके तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि पुर्तगाली ऑलरेडी बैठे हुए हैं। लेकिन जब डच आए ना, तो पुर्तगालियों को जमे हुए 100 साल प्लस हो गए। हर चीज का एक टाइम होता है, उसके बाद वो खत्म होगी। अब पुर्तगाली कमजोर पड़ेंगे और धीरे धीरे यहाँ कौन छा जाएंगे? डच। डच मसूलीपट्टनम, आज का आंध्र प्रदेश, मछली की अधिकता के कारण उसका नाम मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। यहाँ अपनी फैक्ट्री बनाई, फिर देखा और आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी तरफ आने लग गए। जहां कौन लोग थे पहले से? पुर्तगाली। और जब ये आए तो पुर्तगालियों ने देखा कि भैया हमारा काम तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे सारा इन्होंने छीन लिया एरिया। पुर्तगालियों के सारे हिस्से कब्जे में लेते चले गए। इनके पास बंबई पड़ा था उस टाइम पर, बंबई पोर्ट, क्योंकि पूरी इस पट्टी पे पुर्तगाली ही थे 100 साल तक। इन्होंने बड़ी चालाकी से सोचा डच से लड़ना है बेवकूफी, कि हमें मार भी देंगे और कब्जा भी कर लेंगे। इन्होंने सारे कब्जे कर लिए। तो उस टाइम पर जो ये पुर्तगाली है ना, इनकी बेटी थी कैथरीन नाम की, कैथरीन। इसकी शादी इन्होंने ब्रिटेन के राजा के बेटे से, तो सोचो अंग्रेजों का ब्रिटिश राजकुमार, इसके साथ शादी कर दी। और बोले हमारी एक प्रॉपर्टी पड़ी है इंडिया में, वो आप ले लो दहेज में। अब उनको लगा फ्री का दहेज में इतना बड़ी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है? बंबई। वो भी अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि दहेज भी दे देंगे और हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मुंबई किसको दे दिया? किसकी शादी की घटना है ये? कैथरीन। यानी बंबई जो हमारा है ना, हमसे कोई पूछता ना बताता, और हमें सीधा पता चला भैया ये तो गया दहेज में। और पहले कोई बैठे थे, दूसरे आके बैठ गए, भाई हमारा क्योंकि हमें दहेज मिला है। 10 पाउंड का कहते हैं ये एक साल का उठा करता था उस टाइम लीज पर। तो बंबई अंग्रेजों को मिलने के बाद पुर्तगाली चिंता मुक्त हुए कि अब लड़ो और मरो, क्योंकि तुमसे ज्यादा ताकतवर आ गए। किसको कह रहे हैं ये? डच। डच और अंग्रेज लड़ेंगे और कई युद्धों में फाइनली एक लड़ाई होगी बेदरा, जिसमें इनको बेदर करके भगा देंगे ब्रिटिश। और ये दिख जाएगा कि ब्रिटिशर्स के सामने पुर्तगाली तो भैया उनके रिश्तेदार बन गए, और वो मान गए कि अपनी बेटी की शादी हर कोई अपने से ऊंचे घर में करता है ना। भाई ये नियम है समाज का कि आप अपनी बेटी, कहते हैं बहू हमेशा थोड़े से नीचे घर की लानी चाहिए और बेटी हमेशा अपने से ऊपर, ताकि उनको लगे कि हम अच्छे घर में हैं, इस फीलिंग के साथ। वरना अगर लड़की को लगेगा मेरा बाप अच्छे घर का है, तो अपने बाप के दर बढ़ जाएगी। उसको लगे भाई मेरा ससुराल ज्यादा मजेदार है, तो वो वहां रहेगी। तो ये कब होगा? ये कब होगा? ये एक जीवन का सत्य है, इसको समझ लेना चाहिए। ये कब होगा? जिसके घर में ऐशो आराम अपने ससुराल से कम है, उसके लिए ससुराल अच्छी जगह है। जिसने अपने घर में बहुत मौज मस्ती देख रखी है, ऐशो आराम का जीवन, और ससुराल में काम ज्यादा है और ससुराल में नहीं है वैसा लेवल उनका स्टैंडर्ड, तो फिर दिक्कत रहेगी, बहुत बड़ी दिक्कत। पुर्तगाली बड़े समझदार हैं, पहले ही पीछे हट गए, लड़ो मरो हमें क्या। अब कौन कौन लड़ रहे हैं? और बेदरा में डच समझ गए कि हमारा यहाँ कोई डर नहीं है और हमें यहाँ से निकलने में फायदा। तो अब यहाँ पे कौन आ गए? ब्रिटिशर्स से चिढ़ते थे फ्रांस वाले। आज की कहानी नहीं है, पहले से लड़ झगड़ रहे थे। और फ्रांस वाले लेट बना है ये BEIC, कब बन गई है? 1600 में, और 1664 में बनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बीच में वो छोटे से ये PDED भी आएंगे। कौन थे वो? डेनमार्क। डेनमार्क आया, उसने देखा ये तो आपस में इतने लड़ते हैं, मेरे कौन सुनेगा। उसने पहले ही जो 2-4 आइलैंड हड़पे थे ना, इनको बोला ब्रिटिशर्स को कुछ पैसे दे दो और ये आप ही रख लो, क्योंकि मेरा तो यहाँ सिक्का नहीं चलना। और बिना लड़े झगड़े ही अपना छोटी मोटी प्रॉपर्टी को देके अंग्रेजों को और चलता फिरता नजर आया। यानी PDEDS में अंग्रेज ताकतवर बन गए। इनको हरा दिया बेदरा। इन्होंने अपनी लड़की की शादी जिस घर में कर दी उससे थोड़ी लड़ेंगे, ये भी पीछे हट गए। लड़े थे वैसे, स्वाली का युद्ध हुआ था, इतने शरीफ ये भी नहीं थे कि एक बिना लड़े हटते, लेकिन जब देख लिया ताकतवर है तब हटे। ये अपना हिस्सा बेच गए। कौन रह गए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि फ्रांसीसी बहुत तगड़े थे और पुराने टाइम से फ्रांसीसियों का एक दबदबा रहा था यूरोप पर। ये इंग्लैंड को बराबरी की टक्कर देंगे। बस एक कमी रह गई, ये सरकारी कंपनी थी, और जबकि ये कैसी थी? प्राइवेट। डिसीजन सरकारी जल्दी लेती है, प्राइवेट सरकारी कोई एक आदमी तो है नहीं। डिसीजन में महीने 2 महीने साल लगते थे। ये तो आज सोचेंगे और कल सुबह काम कर देंगे। रात में प्लानिंग हुई, सुबह एग्जीक्यूशन में आ गया। यानी DEIC 3-4 दिन की खास बारिश बता रखी है ना। चलो देखो आगे क्या हुआ अब। तो BEIC किस पे भारी हो जाएगी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, ये इनसे बढ़िया तरीके से 3 बड़े युद्ध लड़ेंगे। और ये 3 बड़े युद्ध तुमने सुने होंगे। 1747,
से 46 से, 1749 से 54, 1753 तक था, 54 ठीक है, 56 से 1763, ये सप्तवर्षीय युद्ध है। ये जगह जगह लड़ेंगे, नाम हमारा बदनाम करेंगे, आपस में लड़ रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, पर नाम कहेगा कि हम तो इंडिया पे लड़ रहे हैं, और हमारा नाम लिख के क्या बोल रहे हैं कि ये कर्नाटक युद्ध है। कुछ नहीं था कर्नाटक का खास, इनकी अपनी लड़ाई झगड़े अमेरिका की बस्तियों पर थे, इनके लड़ाई झगड़े यूरोप की बस्तियों पर थे, पर इनको दिख रहा था भैया इंडिया सबसे अमीर है तो नाम हमारा ले गए कर्नाटक युद्ध के नाम से। इन 3 युद्धों में तुम देख रहे हो लास्ट वाला 7 साल चला है। इसको यूरोप की हिस्ट्री में कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन से 2 देश लड़ रहे हैं ये? फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों ताकतवर हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी कंपनियां सोचने में, डिसीजन में टाइम बहुत लगाती है। इनके भी बहुत बढ़िया आदमी है, तेज दिमाग इनके भी। इनका सबसे बढ़िया आदमी है डुप्ले। कहते हैं अगर डुप्ले के डिसीजंस को मान लेते ना तो शायद भारत पर फ्रांस राज करता, और अगर फ्रांस राज करता तो इतना ना बुरा हाल करता, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ आपके राजा राम मोहन रॉय और आपके हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, इनके बहुत अच्छे लिंक थे। और इस फ्रांस ने दुनिया को 3 शब्द भी तो दिए थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो शायद हमारा एक्सप्लॉयटेशन इस हिसाब से ना होता, ये शायद हमारी भाषा अपनी ना थोपते, अंग्रेजी जैसे अंग्रेज थोप गए, हमारे कल्चर को खत्म ना करते। लेकिन लिखा कुछ और था। इन युद्धों में हार हुई फाइनली इस बीच में, जब ये अमेरिका में और यूरोप में लड़े थे। 1760 में एक लास्ट लड़ाई हुई हमारी, और जिसको बोलते हैं बांडी वार। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और फ्रांसीसियों से सब कुछ छीन लिया अंग्रेजों ने। फिर फाइनली दया भाव दिखाते हुए एक साउथ का हिस्सा पौंडीचेरी वापस कर दिया, जो फ्रांसीसियों ने देखो 54 तक अपने पास रखा था, तो वो किसने वापस किया था? अंग्रेजों ने। और इन 3 युद्धों का अंत करते हैं ये 3 संधि करके। इसका नाम है आ पा ते, ऑफ ला शापेल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि। सोचो युद्ध तुम्हारे ऊपर, और संधि कहाँ कर रहे हैं? पेरिस, क्योंकि पेरिस फ्रांस का शहर है, और जहां संधि होती है ना, इसका मतलब उसके गढ़ तक दूसरा आदमी घुस गया, तो ये अंग्रेज फ्रांस की राजधानी में घुस गए। तभी मैंने बताया फ्रांसीसी हारे हैं। कौन सा युद्ध था ये? वांडीवाश। वांडीवाश एक जगह का नाम है। 7 साल लड़ाई का मतलब पूरे 7 साल नहीं होता, बीच में ब्रेक आया, फिर लड़े, फिर ब्रेक आया, इस तरह से। तो ये इनकी राजधानी में घुस के और इनके साइन लेंगे और कहेंगे इंडिया पे से तुम्हारा सफाया, जितना हिस्सा है वो सारा BIC का। और फाइनली इन पे दया करते हुए क्या पकड़ा देंगे इनको? पौंडीचेरी, जो लास्ट तक इनके पास रहेगा। अब इस बीच में अंग्रेज विदेशियों से तो लड़ ही रहे हैं, अपनी टक्कर वालों से, आपसे भी लड़ रहे हैं, और आपके यहाँ हिस्से हड़पते जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? ब्रिटिशर्स ने आपके जहांगीर से परमिशन ली। जहांगीर से परमिशन लेने आने से पहले 2 अंग्रेज और आए थे, जिनका नाम हिस्ट्री में गुमनाम है। हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, मैंने दिया भी था नोट्स में, लेकिन उसको सुन लो। जो ये कैप्टन हॉकिंस है ना, ये तो बहुत लेट आया। ये कंपनी कब बन गई थी? 1600 में। इन्होंने 1602-3 के आसपास आदमी भेज दिया था, फिर दोबारा 1605-6 में आदमी आया। तो ये मत सोचो कि 8 साल सोए रहे, ये काम करते रहे। मिल्डन हॉल नाम तुमने शायद सुना होगा, वो आदमी दूसरा आदमी था जो फेमस है। तो 2 आदमी आके और यहाँ पूरा सब कुछ देख के गए हैं, और जाके वो अपनी कंपनी को कहते हैं भारत में राज करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां अकबर नाम का आदमी बैठा है। 1605 तक तो था ही वो। और अकबर के बारे में सुन के कंपनी और 2-3 साल बाद एक पढ़े लिखे काबिल लड़के को भेजती है, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस देखो उसकी बात, अपनी बात मनवा नहीं पाता, क्योंकि तब तक इस एरिया में ये कह रहे थे सूरत में फैक्ट्री डालने, तो वो कह रहा था भाई मुझे नहीं पता, किससे पूछ लो? पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के पास क्योंकि पानी का दबदबा था पुराने टाइम से, 1500 से 100 साल जिसका दबदबा, उससे दुनिया डरती तो है ही। तो पुर्तगाली और इंग्लैंड वाले आपस में लड़ेंगे, और अब सब जानते हैं कौन सा युद्ध है ये? स्वाली का। 1612। 11 में परमिशन मांगी तो नहीं मिली, 8 में आया था, 8 से 11 चला गया, परमिशन नहीं मिली। 12 में स्वाली के युद्ध में इंग्लैंड के शिप्स ने, इनके पास थे हल्के, कहते हैं इनके पास हल्के और बहुत बढ़िया जहाज है, रेड ड्रैगन उसका नाम था, इसके कारण ये जीते थे, रेड ड्रैगन। इस जहाजी बेड़े के कारण पुर्तगाली हार गए और ये जीत गए। और इस युद्ध के बाद, स्वाली के बाद, हमारे यहाँ के जहांगीर को लगा कि पुर्तगाली, जिसका कि कार्टेज मेरे दादा, मेरे पिताजी के इस पे लगता था, इसका मतलब उनको हराया तो कुछ ना कुछ ताकत है। और उसके दिमाग में किनकी इमेज अच्छी बन गई? इंग्लैंड वालों की। और इस तरह से 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री डाल दी, जहां इच्छा उनकी 1608 में थी। इस 8 से पहले, क्योंकि सूरत में तो नहीं परमिशन मिली, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा दी थी। मसूलीपट्टनम कोई नई जगह नहीं है, अभी तुम डच में भी इसका नाम सुन रहे थे। इच्छा कहाँ की थी, लेकिन फैक्ट्री लगाई कहाँ? पेपर में अगर आए तो इन्होंने कोशिश की थी सूरत में, पर स्वाली के युद्ध में जीत के बाद यहाँ की कोशिश पूरी हुई। उससे पहले मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी। इतना समझ में आ गया? अब सब कुछ ठीक चल पड़ा था, लेकिन हमारा नुकसान बहुत बड़ा करेंगे। गोवा किसने छीना था हमसे?
ये आपस में लड़े मरे, हमें क्या मतलब, लेकिन हमारा नुकसान करेंगे तो फिर हमें दिक्कत पैदा करेंगे। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे उस टाइम पर तुमने जब मिडिल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुम्हें याद है बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, है ना, अहमदनगर, 5 हिस्से थे ना। ये कौन कौन थे? ये विजयनगर और बहमनी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। ये 1333 1347 यानी 14वीं शताब्दी के वो राजा छुटपुट छुटपुट अभी काम कर रहे हैं। वहां के बीजापुर के राजा से ये जमीन लीज पर लेगा। मद्रास के आसपास उनका कामकाज था यहाँ, और खाली पड़ी थी जमीन। तो उस आदमी को ये कहेगा जो वहां का लोकल सा राजा है कि देख तेरी जमीन पड़ी है खाली, ना यहाँ कोई आदमी रहता, ना कोई खेती करता, ना टैक्स, इस बंजर जमीन का हम पैसा देंगे, हम यहाँ एक किला बना लें अपना। तो वो आदमी सोचेगा यार ये क्या बिगाड़ लेंगे, बंजर जमीन पे अगर किला बना भी लेंगे। वो मद्रास को लीज पर दे देगा। ये हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं। हमने विदेशियों को मद्रास लीज होता है पट्टे पर ले लिया। भाई 20 साल मेरी जगह, इतने रुपए पकड़, 20 साल बाद मैं अपना हट जाऊंगा, इसको तू बिल्डिंग को तोड़ जो तेरा मन करे, तो लीज पे लेना। तो मद्रास लीज पे लिया गया था। लेकिन जब मद्रास से इन्होंने वो पूरा बड़ा अपना क्या बना लिया, यहाँ सेंट जॉर्ज का किला, ये पहला किला है इनका फोर्ट। इसके 60 साल बाद ऊपर बनेगा कलकत्ता में। तो इनका पहला किला कहाँ बना? मद्रास। मद्रास में पानी के पास इसलिए बनाया क्योंकि यहीं इनके सारा आवाजाही थी, पानी के जहाज यहीं आते थे। तब तक ये नहीं सोचते थे कि हम इंडिया में जमेंगे, तब तक ये सोचते थे इंडिया से व्यापार बढ़िया करेंगे, खूब पैसा लूटेंगे, भाग जाएंगे। तब तक इनको थोड़ी पता था कि भाई आगे जाके ऐसे ऐसे राजा मर जाएंगे और हम ही सब कुछ हेड बन जाएंगे। मद्रास लीज पे लेके यहाँ किला बना के, और इस किले में इन्होंने अपना सामान, कच्चा माल भरना और इस तरह की चीजें स्टार्ट कर दी। ये वेस्ट था, राजा को लगा मेरा पैसा आने लग गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ से इन्होंने देखा कि हम अगर इंडिया में छुटपुट एरियाज में अपनी पकड़ बना लें तो इंडिया पे कब्जा भी किया जा सकता है। जैसे एक विचार होता है ना, थॉट प्रोसेस, इनको फील हुआ। इसके 60 साल बाद इन्होंने कलकत्ता के एक आदमी से जो यहाँ का हेड था उससे जमीन ली, और उस जमीन पे उन्होंने फिर एक किला बनाया और कहा कि कलकत्ता में ज्यादा बढ़िया व्यापार चलेगा बजाय मद्रास के। दिखती बात है, कलकत्ता भाई एरिया ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, टैक्स ज्यादा, पैसा ज्यादा। इन्होंने यहाँ बनाया सेंट, कौन सा किला बनाया था? पहले जॉर्ज बना था, बाद में विलियम बना था। पहले जी आता है ना, जी, उसके बाद डब्ल्यू। तो सेंट जॉर्ज किला बना इनका मद्रास में, और विलियम फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, ये कहाँ बना इनका? कलकत्ता। और इसके बाद फिर इन्होंने अपना जब सूरत के पास बनाया तो फिर इन्होंने कहा ये भी इलाका अपना, और इस तरह से बंबई, मद्रास और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी बन गई इनकी। ये धीरे धीरे सारा काम किया और अपनी जड़ें मजबूत कर ली। तो इस तरह से ये कंपनी आपके देश में आई तो सिर्फ व्यापार करने थी, लेकिन धीरे धीरे आपका व्यापार करने का मतलब होता है दोनों का फायदा। व्यापार एक का फायदा नहीं होता, दोनों। आप मार्केट जाते हो, आप सामान खरीदते हो, आप जितने पैसे देते हो बदले में सामान भी तो लेते ही हो। ऐसा नहीं कि हम फ्री आ जाते हैं। ये स्टार्टिंग में आए, हमसे यहाँ से जितना सामान खरीदते उसके बदले हमें सोना मिलता था। ये गोल्ड के पूरे किलो किलो के इस तरह से पूरे, जैसे आज ये ईंट और ये सब सुनते हैं ना, ऐसे ऐसे पहले भी थे। तो ये हमें सोना देके जाते, बदले में सामान। और सामान क्या था इनका? ज्यादातर मसाले। फिर धीरे धीरे ये सूती कपड़ा ले जाने लग गए। हमारा कपड़ा जो था ना, इसका फैब्रिक और इसकी चमक बहुत सुंदर थी। आपके देश में आप जानते हैं नील पैदा होता था, है ना, छोटे लेवल पे। बाद में अंग्रेजों ने तो इसको कमर्शियल कर दिया गलत तरीके से। लेकिन जब आप अपने देश के लिए नील पैदा करते थे ना, तो जो आप कपड़ा बनाते थे, इस कपड़े में आप जैसे फ्लावर्स का पैटर्न बनाया, उसमें बीच में जो नीला रंग होता था ना, एनसीईआरटी में दोनों पिक्चर दे रखी हैं, हमारे कपड़े की भी और इंग्लैंड के कपड़े की भी। इंग्लैंड के वो कपड़ा कहीं स्टैंड ही नहीं करता, उसका रंग है बिल्कुल रोया हुआ, और आपका नीला रंग जो है ना देश का, बिल्कुल ब्राइट। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे कपड़े की धाक थी कि इंडियन कपड़ा है, तो लोग भाग के खरीदते थे। यहाँ से जब ये सूती कपड़ा जाता तो वहाँ हाथों हाथ बिक जाता। ऐसा नहीं कि मंडी में बैठना पड़ेगा, माल उतरा और तुरंत बिक गया। तो इनको लगा कि इंडिया का ये कपड़ा और ये मसाले इतना पैसा देंगे कि हम कितना ही सोना दे दें, हमें नुकसान नहीं है। आप वैसे अमीर बन रहे थे, हमारे लिए नील भी फालतू का, हमें क्या करना है, और क्या हमें मसालों का करना है। जो हमारा वेस्ट है उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? ये कच्चा लालच आपको दुखी करेगा। सोने के चक्कर में ये आपके देश में बहुत आसानी से एंट्री करेंगे, और आप टैक्स के लालच करके आपके राजा वहां लीज पे उनका एक महल वहां बनवा दिया, एक कलकत्ता। और धीरे धीरे करके इन्होंने आपका सोना बंद करके आपसे सामान लेना जारी रखा, और आपके यहाँ राज करने के नाम पे आप लोगों से क्या वसूलने लग गए? टैक्स। तो आपकी जेब से टैक्स जाता, आपका सामान जाता, और बदले में कुछ भी ना आता, क्योंकि जो ये हमें पे करते वो बहुत कम होता। इन लोगों ने आपके देश से डबल तरीके से लूटपाट शुरू की, जो आपकी समझ में ही नहीं आई। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने देश में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, वहां के कपड़े को ला के इतना सस्ता बेचा कि आपका कपड़ा महंगा लगने लग गया। होगा आपका कपड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी में, लेकिन आदमी गरीब है तो फिर सोचे ना भाई सस्ता कपड़ा ले लूं। आपके कपड़े को इतना महंगा कर दिया इस पे टैक्स लगा के कि ये बिकना बंद। अब जब ये बिकना बंद, तो इसका मार्केट में जो लोग बैठे हैं लेके, वो अपना काम धंधा कितने दिन चलाएंगे? कल परसों हम पानीपत गए, तो मैंने जैसे पानीपत में जो मेन थे हमारे जानकार, उनसे पूछा भाई ये वीवर सिटी है, यहाँ कितने लोग हैं जो वीविंग के बिजनेस में हैं? तो उन्होंने पता क्या बताया, अब वीविंग का बिजनेस 99.9% बंद है, और वीवर जो थोड़े बहुत यूपी की तरफ चले गए। जितनी अब ये बेडशीट और कवर्स आते हैं ना, ये सब चाइनीज हैं, सब चाइनीज।
टोटल माल जितना मार्केट में भरा पड़ा है, बेडशीट का, बेड कवर्स का, जितना भी है, या जो ये रजाई और ये एसी ब्लैंकेट आते हैं, सब चाइनीज है। तुम सोच भी नहीं सकते चाइना कितने अंदर तक इंडिया में एंट्री कर गया। हम पानीपत को बड़े शान से पढ़ते हैं, वीवर्स नगरी, बुनकरों की नगरी, और हमें लगता है कि यहाँ का माल, यहाँ का कोई माल ही नहीं बिकता। यहाँ माल बंद क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ का माल महंगा पड़ता था। वीवर जो हाथ से काम करेगा, हाथ से कपड़े को तैयार करेगा, उसका 1 महीने में 4, 6, 8, 10 बेडशीट बनेंगी। मशीन से वैसी उससे ज्यादा सुंदर बेडशीट 100 निकल जाएंगी, सस्ती बिकेंगी। उसकी एक बेडशीट वो 1000 की बेचेगा, तब 10,000 रुपए कमाएगा। 10,000 में क्या चलता है घर, तुम देख लो। और ये बेडशीट 500, 400 की निकाल के दुनिया भर की बेच दो। धीरे धीरे करके आज भी वही चल रहा है, बस हमें पता नहीं चल रहा। वीवर सिटी कहने की वीवर सिटी है, सारा माल चाइनीज है हर चीज में। तो जो ये दिखावट करते हैं ना हम, जब ये आती है दिवाली, तो हम दिखावट करते हैं कि हम लड़ियां नहीं लेंगे जी, ये तो चाइनीज माल है। तुम जिस बेडशीट पे सोते हो वो भी चाइनीज है, आपके देश में वो भी नहीं बन रही। तो और क्या आए चेंज? आप देखो, अब धीरे धीरे क्या किया चाइना ने, स्टार्टिंग में चीजें रखी सस्ती। अब ये चीजें जब, क्योंकि आपकी तो बननी बंद हो गई, तो जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था ना, ऐसे चाइना करेगा। चाइना ने अपने सारे माल को आपके यहाँ डंप कर दिया। ये चाइनीज कैसे आपके मार्केट पे छा गए? जब ये स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने हर सामान 35 का दिया। जब हम लोग बहुत यंग थे, मुझे याद है 35 पैसे में कुछ भी ले जाओ, घर का पूरा सामान 35 में, कोई भी सामान। फिर ये आए 99 वाले में, फिर ये 199, देखिए इस तरह के अभी बिकते रहते हैं। फिर 299, फिर 399, और अब जैसा ही चाहते हैं वैसा माल ये बेच रहे हैं। और कुछ सालों में देख लेना, ये वीवर्स तुम्हारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। पूरे का पूरा पानीपत चाइनीज माल से भरा पड़ा है। कह के वो कॉटन बेचते हैं, लेकिन उस कॉटन में बहुत ज्यादा मिक्स है, सारा कुछ मिक्स है। लिखते हैं 100% प्योर कॉटन, पर है नहीं वो। तो आप ये देखो, धीरे धीरे आज भी सेम काम चल रहा है जैसा तब चल रहा था, बस हमें समझ में लेट आएगा। आपके जो लोकल यहाँ के लोग थे ना, पूरी तरह बर्बाद हैं। हर चीज लगभग आपकी चाइना से। तुम्हें क्या लगता है चाइना क्यों इतनी प्रोग्रेस कर रहा है? चाइना के पास इकोनॉमी लगातार क्यों बढ़ रही है? उसको हम पैसा पहुंचा रहे हैं, अननोइंगली बहुत पैसा। हम नहीं, पूरी धरती पे कितने देश हैं। चाइनीज माल हर जगह चलता है। आपका रिमोट, एसी, फोन, घर की लगभग सारी चीजें उठा के देखो चाइना में है, लगभग बनी हुई। पहले मेड इन जापान आता था, अब लगभग चीजें देखा करो मेड इन चाइना है। और हमारे घर भरे पड़े हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। आप इंडियन खरीदने जाओ, है ही नहीं, मार्केट में बैठे ही नहीं। उन्होंने धीरे धीरे करके आपके काम धंधे खत्म करा दिए, और अब जितना वो चाहेंगे उतना रेट वो तय करेंगे, और वो लेंगे और आपको खरीदने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। अगर वो कह देंगे एक बेडशीट 2000 रुपए की है, आपकी इंडियन बेडशीट तो बननी बंद है, आपके पास ऑप्शन नहीं, लो 2000 की, क्योंकि वो 200-300 के लालच में आके जो वो अपने अपने काम बंद हो गए वो हो गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान आज भी भारत झेल रहा है, जो किसके टाइम में भी झेलता था, DEIC भी यही चालाकी चल गई जो आज चाइना चल रहा है। बस समझ में कम लोगों के में आ रही है, तब भी समझ में नहीं आई थी। तो आज हम लोगों ने ये 5-6 देश देख लिए। सबसे पहले कौन सा आया? जैसे ये भारत में आए ऐसे ये बने नहीं थे, बने थे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, इनकी जगह बदल देना। अगर कहें भारत में आने का क्रम, तो कहना पहले डच आए, फिर इंग्लैंड वाले। डच और यही तो लड़े थे जब इन्होंने अपना वो दहेज में किसको पकड़ा दिया था, ये इंग्लैंड को। इंग्लैंड बाद में आया, लेकिन बना कैसे? ये कंपनी बनी 1498, 1503, ये कंपनी बनी 1602, ये बने 1600, ये 1616 और ये 1664। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट। इन दोनों को उल्टा कर देना। बनी पहले कंपनी ये है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पास पैसे कम थे और इनका टारगेट था जल्दी अमीर बनना, तो ये इतना पेशेंस नहीं रख पाए कि देखें राजा कौन। वो तो पेशेंस रख के पेशेंस हो, देख लो 5-7 साल पहले देखा कौन राजा, कैसे काम बनेगा। 8 साल भी उन्होंने पेशेंस रखा था, फिर मसूलीपट्टनम में 12 में काम कराया था उन्होंने। तो इनमें ये अंतर है, आने का क्रम ये है और बनने का क्रम ये है। ठीक है, कल बुक्स ले आना अपनी, कल से किताब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज हिंदी की क्लास नहीं होगी, आज हिंदी वाले सर नहीं है।